और आगे जाके पता चलता है कि जिन लोगों की सर्जरी हुई थी यहाँ पे और भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके साथ अलग अलग स्कैम हो सकते हैं, जैसे कि और डॉक्टर ने एकदम प्रॉपर तरीके से पहला इंजेक्शन लगा दिया, लेकिन जब दूसरा इंजेक्शन दिया तो और जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि हॉस्पिटल स्कैम्स इन इंडिया। भैया सड़कों पे तो लूटपाट होती हुई आपने देखी होगी, लेकिन आज के टाइम पे हॉस्पिटल वालों ने इस प्रोसेस को इतना फॉर्मुलाइज और डेवलप कर लिया है कि ये लोग आपके पास से किस तरीके से पैसे लूट रहे हैं आपको पता भी नहीं चलेगा, और आप भोले बनकर यही सोचते रह जाओगे कि डॉक्टर अपनी जगह पे तो सही होगा, वो थोड़ी ना हमारा खराब चाहेगा। मैं भी पहले यही सोचता था, लेकिन जब मैंने इस वीडियो को बनाने के लिए रिसर्च की तो मुझे ऐसी ऐसी बातें पता चली कि जो नाटक हमारे सामने चल रहा है और जो नाटक बैक स्टेज पे चल रहा है उन दोनों में बहुत ही बड़ा अंतर है। और बहुत सारे तो ऐसे रियल केसेस मेरे सामने आए जिसको मैं इस वीडियो में तो दिखा भी नहीं सकता। यानी सोच लो कि दरिंदगी की तो हर एक हद पार कर दी गई होगी। और इसीलिए मैं कहूंगा कि इस वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि क्या पता अगला शिकार कौन बन जाए इन लोगों का। लेकिन अगर आपको कुछ नॉलेज होगी तो आप बच जाओगे। हॉस्पिटल्स जहां हम लोग अपनी जान बचाने के लिए जाते हैं वहां भी कैसे सिस्टमेटिक तरीके से पेशेंट को लूटा जा रहा है। तो चलिए मेरी बनाई 3D एनिमेशन की मदद से पूरे मामले को डिटेल में समझते हैं। तो देखो, हॉस्पिटल में काम करने वाले लोगों को पता है कि आपसे कब पैसा लेना है और कब नहीं। अगर कोई सिंपल बीमारी हो तो नॉर्मल फीस ले लो, और अगर कोई प्रेगनेंसी या फिर कोई सर्जरी का केस हो या फिर कोई छोटे बच्चे को प्रॉब्लम आ रही हो या किसी को गुप्त रोग हो तो इन्हें पूरी तरीके से लूट लो। इस वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे स्कैम के बारे में बताऊंगा जो अभी के टाइम पे बहुत ही ज़्यादा स्केल पे हो रहे हैं। और वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखना है, क्योंकि इसका कब और कौन शिकार बन जाएगा ये हमें पता नहीं होता, और ऐसी चीज़ हमारे साथ ना हो इसके लिए इस वीडियो को अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो देखो, इस वीडियो में बताई कोई भी बात मैंने अपने मन से नहीं करी है, बल्कि इसके लिए बहुत ही दिनों की रिसर्च और मेहनत लगी है। और अगर आप चाहो तो मल्टीपल सोर्स से इसको वेरीफाई भी करवा सकते हो और सब कुछ आपको गूगल पे मिल जाएगा। तो देखो, जब हमें शरीर में कोई दर्द या पीड़ा होती है तो हॉस्पिटल हमें एक स्वर्ग जैसा लगता है, लेकिन असल में वो एक स्वर्ग में पहुंचाने की जगह है। तो दोस्तों, आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक पर डिटेल में बात करने वाले हैं जो हर एक इंडियन फैमिली को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। और स्कैम तो सरकारी और प्राइवेट दोनों हॉस्पिटल में होता है, लेकिन कैसे होता है चलिए समझते हैं। हॉस्पिटल स्कैम्स इन इंडिया। इंडिया में गरीब लोगों का मुफ्त में इलाज करने के लिए केंद्र सरकार के द्वारा एक आयुष्मान कार्ड योजना चालू की गई थी। ये एक ऐसा कार्ड है जिसे आप हॉस्पिटल में दिखाकर 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में करा सकते हो। यानी ये आम आदमी के लिए तो बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, लेकिन हॉस्पिटल वाले इसको एक स्कैम करने का तरीका समझते हैं, और इसी चीज से बहुत बड़े बड़े घोटाले हो रहे हैं आजकल। तो होता कुछ ऐसा है कि गुजरात के मेहसाणा जिले में एक फ्री का हेल्थ चेकअप लगवाया जाता है, और ये कैंप अहमदाबाद के एक हॉस्पिटल ने लगवाया था जिसका नाम ख्याति मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल है। अब एक दिन होता कुछ ऐसा है कि हॉस्पिटल की एक टीम अहमदाबाद से 50 किलोमीटर दूर मेहसाणा जिले के एक गाँव में पहुंचती है, और यहाँ पे ये लोग मल्टीपल लोगों का फ्री में टेस्ट कराना चालू कर देते हैं। और दोपहर में जाते समय जब इन लोगों के हाथ में रिपोर्ट आती है तो ये लोग ये बताते हैं कि गांव में 20 लोग ऐसे हैं जिन्हें हार्ट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत हो सकती है और इन्हें कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अब इतनी शॉकिंग बात सुनकर ये 20 लोग बहुत ही ज्यादा डर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर यहाँ पे इन लोगों को बोलते हैं कि अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड हो तो हमारी हॉस्पिटल में आपका इलाज फ्री में हो जाएगा। अब कुछ ही दिन में 20 में से 19 लोग हॉस्पिटल द्वारा भेजी गई बस में बैठकर 50 किलोमीटर दूर अहमदाबाद में इस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब डॉक्टर इनसे एंजियोग्राफी जैसे टेस्ट करवा दे ताकि पता चल सके कि इनके हार्ट में कोई ब्लॉकेज है या नहीं। अब ये 19 लोग तो बोल ही रहे थे कि हमें हार्ट से रिलेटेड तो कोई भी दिक्कत है ही नहीं, लेकिन फिर भी डॉक्टर इनसे आयुष्मान कार्ड ले लेते हैं और इनकी एंजियोग्राफी करवाते हैं। और रिपोर्ट आने पे इनमें से आधे से ज़्यादा लोगों को ये कहा जाता है कि आपके हार्ट में ब्लॉकेज है और अगर आपने सर्जरी नहीं करवाई तो बहुत ही जल्द आपकी मौत भी हो सकती है। अब 10 से भी ज़्यादा लोग यहाँ पे सर्जरी करवाने के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इन 10 में से बस 7 लोगों का ही आयुष्मान कार्ड से फ्री इलाज कराने का अप्रूवल आता है। तो इन 7 लोगों की तो सर्जरी फटाफट चालू कर दी जाती है, और ये लोग हॉस्पिटल आए थे उसके 6 घंटे भी नहीं हुए थे, लेकिन इन 7 लोगों की सर्जरी कंप्लीट हो जाती है। लेकिन धीमे धीमे इन पेशेंट की सर्जरी के बाद कंडीशन खराब होने लगती है। थोड़ी ही देर में इन 7 में से 2 लोगों की मौत हो जाती है और बाकी के 5 बहुत ही गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं। अब ये पूरा किस्सा मीडिया में आ जाता है और इस हॉस्पिटल के ऊपर मल्टीपल कंप्लेंट कर दी जाती है, और तहकीकात होती है तो ये सामने आता है कि ये लोग फ्री चेकअप कैंप के बहाने लोगों को बुलाकर एक हेल्दी इंसान को पेशेंट दिखाकर हॉस्पिटल में एडमिट कर लेते थे, और अगर आयुष्मान कार्ड होता है तो सीधा इन्हें आईसीयू में डालकर ऑपरेशन कर देते थे, और अगर ना हो तो इमरजेंसी केस दिखाकर सबसे पहले आयुष्मान कार्ड बनवाते थे, उसके बाद ऑपरेशन करवाते थे। और आगे जाके पता चलता है कि जिन लोगों की सर्जरी हुई थी असल में उन लोगों को सर्जरी की तो जरूरत ही नहीं थी, और इन 2 लोगों की जिनकी डेथ हुई थी उनमें से एक थे महेश बारोट, जो हर रोज अपने काम की वजह से 25 से 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे, और उनको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इनके आयुष्मान कार्ड से पैसा निकालकर इनकी सर्जरी कर दी, जिसके कारण इनकी मौत हुई।
और अगर देखा जाए तो इस हॉस्पिटल के द्वारा अभी तक टोटल अप्रोक्स 3000 आयुष्मान कार्ड बनवाए गए हैं, जिससे इन लोगों के पास 16 करोड़ रुपए आए। तो सबसे पहला आता है इंश्योरेंस फ्रॉड। सोचो अगर आप हॉस्पिटल जाओ और डॉक्टर आपको बोले कि आपका ट्रीटमेंट में बहुत ही ज्यादा खर्चा है, तो आप यहाँ पे पैसे की पाई देते समय सोचोगे और वेरीफाई करोगे और अपने रिलेटिव से सलाह भी लोगे। लेकिन अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस हो तो डॉक्टर सीधा समझ जाएगा कि पैसा तो इंश्योरेंस कंपनी के पास से आने वाला है, तो वो जितना हो सके उतना ज़्यादा पैसा लेने की ट्राई करेगा आपसे, और आप बिना कुछ सोचे समझे दे भी दोगे, क्योंकि आप सोचोगे कि भैया हमें थोड़ी ना अपनी जेब से देना है। लेकिन सोचो एक बार, जेब से तो नहीं देना है, लेकिन आपकी बॉडी में जो बिना ज़रूरत की दवाइयाँ जा रही है वो आपको फ्यूचर में नुकसान ज़रूर करेगी। यहाँ पे और भी इंश्योरेंस से रिलेटेड आपके साथ अलग अलग स्कैम हो सकते हैं, जैसे कि झूठी रिपोर्ट बनाना, फेक बिल्स बना देना, जिसमें डॉक्टर और हॉस्पिटल का स्टाफ पेशेंट को एडमिट किए बिना ही उनके झूठे रिपोर्ट्स और बिल बना के रेडी कर लेते हैं, ताकि इंश्योरेंस कंपनी से फेक क्लेम निकलवा सके, और इसीलिए फेक टेस्ट और फेक आईसीयू एडमिशंस दिखाए जाते हैं और इंश्योरेंस कंपनी को भेजकर क्लेम कर देते हैं, ताकि पैसा डायरेक्ट उनके बैंक अकाउंट में आ जाए। हैदराबाद के मैक्स लाइफ हॉस्पिटल के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है, जिसमें कहा जाता है कि इस हॉस्पिटल के डॉक्टर्स ने मिलकर 26 लाख रुपए के बोगस इंश्योरेंस के क्लेम्स लिए, यानी एक्चुअल में ट्रीटमेंट नहीं हुआ है लेकिन क्लेम को फाइल कर दिया गया है। ऐसे ही छोटी सी ट्रीटमेंट को एक मेजर ट्रीटमेंट दिखाकर क्लेम लेना, डुप्लीकेट बिलिंग यानी कि एक ही चीज़ को अलग अलग तरीकों से बिल में दिखाकर क्लेम लेना, और अननेसेसरी टेस्ट कराकर बिलिंग अमाउंट बढ़ाना, ऐसे तो ढेरों किस्से हैं। और इसका रिजल्ट ये आता है कि ज़्यादा क्लेम आने के कारण इंश्योरेंस कंपनी प्रीमियम बढ़ा देती है, और जेन्युइन पेशेंट जिनको सच में पैसों की ज़रूरत होती है उनका क्लेम रिजेक्ट हो जाता है, जिससे क्लेम का प्रोसेस और भी ज़्यादा टफ हो जाता है, यानी घूम फिर कर हमारा ही नुकसान है। आज के टाइम में मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जिनके पास हेल्थ इंश्योरेंस होते हुए भी उनके कोई काम नहीं आता, क्योंकि ये कंपनीज इतने ज़्यादा लूप होल्स का यूज़ करती है, जिससे आप क्लेम करने जब जाओगे तो आप रिजेक्ट कर दिए जाओगे। नेक्स्ट आता है फेक मेडिसिन स्कैम। तो देखो, फेक मेडिसिन का मतलब ये होता है कि पेशेंट को असली और ब्रांडेड दवाई की जगह पे नकली, डुप्लीकेट और एक्सपायर्ड या फिर हार्मफुल दवाई देना, जिसका असली दवाई जैसा कोई भी असर नहीं होता है, बल्कि यह कभी कभी जानलेवा भी हो सकती है। लेकिन आखिरकार किस तरीके से होता है ये स्कैम? तो देखो, सबसे पहला तरीका ये है कि कोई भी बड़ी ब्रांडेड दवाई का डुप्लीकेट बनाना, जहाँ पे असली दवाई का पैकिंग कॉपी करके नकली दवाई बनाई जाती है, यानी दवाई पर ब्रांड नेम तो सेम होता है लेकिन अंदर घटिया और सस्ते इंग्रेडिएंट्स का यूज होता है। यहाँ तक कि एक्सपायर्ड और रिजेक्ट दवाइयों को भी दोबारा पैक कर दिया जाता है, ताकि उसको मार्केट में दोबारा बेच दिया जा सके। और फैक्ट की बात तो ये है कि हॉस्पिटल्स के द्वारा ऑथोराइज्ड डीलर को छोड़ के कोई थर्ड पार्टी अनऑथोराइज्ड सप्लायर के पास से सस्ती दवाइयाँ खरीद ली जाती है, और उसके बाद हॉस्पिटल के द्वारा इन्हीं दवाई को हाई प्राइस पे बेचा जाता है, जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी NPPA के रूल्स के अगेंस्ट होता है। लेकिन यहाँ पे भी ये लोग कुछ लूप होल्स का यूज करते हैं, जिसके बारे में वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। और इसी स्कैम का एक रियल केस देखो। लेकिन उससे पहले आपको कीमोथेरेपी के बारे में पता होना चाहिए। जब किसी को कैंसर होता है तो कैंसर कोजिंग सेल्स को मारने के लिए कीमोथेरेपी दी जाती है। ये कीमोथेरेपी बहुत ही दर्दनाक होती है, और कीमोथेरेपी लेने के बाद पेशेंट को हैवी बॉडी पेन, मुंह में छाले, पेट में दर्द, सिर दुखना और जीभ का टेस्ट चला जाना, ऐसी सब चीज़ें पेशेंट को एक्सपीरियंस होती है। और तो और कीमोथेरेपी के बाद पेशेंट के सारे बाल भी झड़ जाते हैं। और इसी से रिलेटेड एक कैंसर पेशेंट की स्टोरी देखो। बिहार के मधुबनी से एक व्यक्ति अपनी वाइफ को लेकर दिल्ली आता है, और उसकी पत्नी को माउथ और लंग का कैंसर था। और जब हॉस्पिटल में डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर कहते हैं कि एक इंजेक्शन जिसका नाम कित्रुडा इंजेक्शन है वो लगाना पड़ेगा, और हर इंजेक्शन की कीमत लाखों में है। और अभी के टाइम पे अगर आप नेट पे सर्च भी करोगे तो भी आपको प्राइस दिख जाएगी। तो सारी बात सुनकर ये आदमी थोड़ा सा निराश हो जाता है, और अपने कॉन्टैक्ट के थ्रू किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट के ऊपर से एक कॉन्टैक्ट नंबर निकलवाता है, जो इसी इंजेक्शन को बहुत ही डिस्काउंट प्राइस में दे रहा था। तो उसने फटाफट से यहाँ पे 4 इंजेक्शन 3.6 लाख में खरीद लिए, और उसको जाके सीधा डॉक्टर को दे दिया। और डॉक्टर ने एकदम प्रॉपर तरीके से पहला इंजेक्शन लगा दिया। लेकिन जब दूसरा इंजेक्शन दिया तो पेशेंट की कंडीशन खराब होने लगती है, क्योंकि जो इंजेक्शन डॉक्टर के द्वारा दिया गया था वो फेक और डुप्लीकेट था। और थोड़े ही टाइम में पेशेंट की इतनी ज्यादा हालत खराब होने लगती है कि उसकी डेथ हो जाती है, और वो भी तड़प तड़प कर नकली दवाइयों के कारण। और जरा एक बार सोचो कि जब वो पेशेंट इंजेक्शन लाया था तो वो कैसे वेरीफाई कर सकता है कि कौन सी नकली है और कौन सी असली है। और इसी सब चीजों का फायदा उठाया फेक मेडिसिन सेलर ने। और जब तहकीकात होती है तो पता चलता है कि ऑल इंडिया में मल्टीपल लोगों को मल्टीपल अमाउंट में इंजेक्शन बेचे गए थे। जैसे कि हरियाणा के एक पेशेंट ने 6 इंजेक्शन 5.67 लाख में, चंडीगढ़ में एक लड़की ने अपनी मम्मी के लिए 12 इंजेक्शन 16.20 लाख में, और पंजाब में एक लड़की ने अपनी दादी के लिए 10 इंजेक्शन 13.50 लाख में लिए थे। अब अगला स्कैम आता है ओवर प्राइसिंग स्कैम। हॉस्पिटल आज के दिन एक बिजनेस बन चुका है, जहाँ पे ये लोग अपने मन चाहे प्राइस लगाते हैं। एक हॉस्पिटल एक 13.64 रुपए के इंजेक्शन के लिए 189.95 रुपए और एक 40 रुपए के वेट वाइप के लिए 350 रुपए चार्ज करता है।
तो देखो, एक रेगुलेटरी बॉडी है जिसे एनपीपीए यानी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कहा जाता है, और ये अथॉरिटी हर एक रेगुलर यूज में आने वाली मेडिसिन का प्राइस सेट कर देती है। यानी उस प्राइस से महंगी दवाई कोई बेच ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी इस प्राइस कंट्रोल के रूल्स में से कुछ लूप होल्स निकाले जाते हैं और इन दवाइयों को फिर भी महंगा बेचा जाता है। अब सोफिया खातून की कहानी सुनो। समिस्तापुर की 35 साल की सोफिया खातून को अचानक से पेट में दर्द होने लगता है, तो वो पास ही के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाने चली जाती है और डॉक्टर ने चेकअप करके बोला कि गर्भाशय पूरी सूजी हुई है और हमें यूट्रस को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और पैसों की टेंशन बिल्कुल भी मत लेना क्योंकि वो इंश्योरेंस कार्ड से आ जाएंगे। लेकिन सर्जरी कराने के बाद भी दर्द कम नहीं होता है, बल्कि और भी बढ़ जाता है। और जब इसी तरीके से मल्टीपल केसेस आने लगते हैं हॉस्पिटल में, और जब सोफिया का वापस रीचेक करवाया जाता है, तो पता चलता है कि उसका यूट्रस तो निकाला ही नहीं गया है, बल्कि उसकी फेलोपियन ट्यूब निकाल ली गई है, और वो भी बिना वजह। और जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो 2606 वुमेन को री एग्जामिन किया गया और बहुत ही बड़ा एक फ्रॉड सामने आया। और इसी से जुड़ा हुआ एक दूसरा केस सुनो। 21 अगस्त का दिन था और इंदु देवी, जिनकी उम्र 42 साल है, उनको दिल का दोहरा पड़ता है और उन्हें नोएडा के एक बहुत ही बड़े हॉस्पिटल में एडमिट किया जाता है। डॉक्टर आके कहते हैं कि 72 घंटों तक ऑब्जर्वेशन में रखना पड़ेगा इनको, और बाद में इंदु देवी का MRI कराया जाता है, जिसमें रिपोर्ट तो एकदम पूरे तरीके से नॉर्मल आती है। लेकिन फिर भी डॉक्टर ने उनको ICU में ऑब्जर्वेशन में रखने को कहा। अगले दिन डॉक्टर उनके बेटे राहुल को आके कहते हैं कि बेटा, तुम्हारी मम्मी बेहोश है, कुछ दिन तक और रखना पड़ेगा। ऐसे ही पूरे 3 दिन चले जाते, लेकिन अभी तक इंदु देवी कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही थी और वो बेड पे ऐसे ही सुन्न पड़ी थी। लेकिन रिपोर्ट्स पूरी तरीके से नॉर्मल आ रही थी, लेकिन बिल पूरे 3 लाख से ज्यादा का बन चुका था, जो कि उनके परिवार ने ऑलरेडी भर दिया था। तीसरे दिन मम्मी की खुली आंख देखकर राहुल डॉक्टर से पूछता है, तो डॉक्टर कहते हैं कि वो तो कंडीशन के साइड इफेक्ट है। लेकिन उसी दिन शाम को 8:22 पे डॉक्टर ने ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया कि इंदु देवी अब इस दुनिया में नहीं रही। और जब उसकी अगली सुबह फैमिली के लोग जब बॉडी लेने के लिए पहुंचते हैं, तो हॉस्पिटल वालों ने 6.84 लाख का टोटल बिल थमा दिया हाथ में, और कहते हैं कि पहले आपको ये बिल भरना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको बॉडी दी जाएगी। अब यहाँ पे तीसरे दिन तक का तो बिल 3 लाख ही था, लेकिन जब पेशेंट की डेथ होती है उसके अगले ही दिन सीधा बिल 6 लाख तक पहुंच जाता है। यानी अचानक से सीधा बिल डबल हो जाता है। राहुल के पापा ने ऑलरेडी 3 लाख तो भर ही दिए थे, लेकिन फिर भी जब तक बाकी के 3.84 लाख नहीं भरेंगे तब तक इनको बॉडी देने से मना कर दिया जाता है, और आखिर में मजबूरी में इन्हें बिल भरना पड़ता है। और क्यों इंदु देवी की रिपोर्ट नॉर्मल आ रही थी, फिर भी उसको ऑब्जर्वेशन में रखा जा रहा था, और ऑब्जर्वेशन में रखने के बाद वो कोई भी मूवमेंट क्यों नहीं कर रही थी, और क्या उनकी डेथ पहले से ही हो चुकी थी, ये तो डॉक्टर को ही पता है। अब अगला स्कैम आता है रेफरल स्कैम, जिसमें छोटे डॉक्टर अपने पेशेंट को बड़े हॉस्पिटल में जाके दिखाने का रेफर करते हैं। एंड लिटरली ये बैक स्टेज पे इतना बड़ा स्कैम चल रहा है कि आप मानोगे ही नहीं। जब भी कोई एक डॉक्टर दूसरे डॉक्टर का रेफर देता है तो पर पर्सन 3 से 4 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। यानी एक तरीके से यह पूरा का पूरा साइकिल चलता है। पेशेंट आया है तो सबसे पहले उसको बड़े हॉस्पिटल में रेफर करो, बड़े हॉस्पिटल से उसको एक लैब रेफर की जाएगी जहाँ पे उसको टेस्ट करवाने पड़ेंगे, फिर उसको एक डॉक्टर देखेगा, एंड फिर उसको एक मेडिकल रेफर की जाएगी जहाँ से उसको दवाई लेनी पड़ेगी। यानी अगर हॉस्पिटल में पैर रखा है तो पूरा का पूरा लूट लिया जाता है। नेक्स्ट आता है एडमिशन स्कैम। मान लो कि आपको कोई हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा और डॉक्टर आके आपको ये बताते हैं कि आप इस सैटरडे तक पूरे तरीके से ठीक हो जाओगे, लेकिन जब सैटरडे आने वाला होता है तो कोई ना कोई बहाने से आपको डिस्चार्ज ही नहीं करेंगे, और संडे को तो हॉस्पिटल बंद होता है तो आपको फोर्सफुली वही रहना पड़ेगा, और मंडे को आपको घर जाने दिया जाएगा। और ऐसे ही हॉस्पिटल का एक दिन का पैसा बन जाता है, जस्ट एक नॉर्मल से रूल का लूप होल निकाल के। अगला आता है मेडिसिन स्कैम, जिसमें अगर आपको थोड़ा सा बुखार भी होगा तो आपको बहुत ही टॉप टायर और ब्रांडेड दवाइयों को पर्ची में लिख दिया जाएगा, जो कि बहुत महंगी होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो इसी सेम इंग्रेडिएंट वाली दवाई अगर आप जेनेरिक दवाइयों में लेने जाओगे तो आपको 20 गुना कम दाम में मिल जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि जेनेरिक और ब्रांडेड में डिफरेंस क्या होता है। तो देखो, जब कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी यानी दवाई बनाने वाली कंपनी कोई नई दवाई को डेवलप करती है तो उस पर 20 साल का पेटेंट ले लेती है। इसका मतलब कि अब बस वही कंपनी इस दवाई को बना और बेच सकती है, और कोई भी इसे देखकर कॉपी भी नहीं कर सकता। देखो, कोई भी मेडिसिन को बनाने में उसकी रिसर्च में बहुत ही ज़्यादा पैसा लगता है, ताकि एक ऐसी दवाई बन सके जो हमारे पेन को क्योर करे और बॉडी में दूसरे कोई साइड इफेक्ट ना करे। और इसलिए अब ये दवाई बहुत ही हाई कॉस्ट पर बिकेगी अगले 20 साल तक, ताकि कंपनी दवाई बनाना, उसकी रिसर्च करना प्लस उसकी टेस्टिंग करवाने का जो खर्चा हुआ था उसको वापस रिकवर कर सके। और जैसे ही ये 20 साल खत्म हो जाएंगे, इस दवाई को कोई भी बना और बेच सकता है, क्योंकि इसकी रिसर्च अब पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगी। यानी दूसरी कंपनी को बस इसकी रेसिपी को देखकर अब बस मैन्युफैक्चरिंग ही करनी है। और इसी वजह से जेनेरिक दवाइयाँ बहुत ही ज़्यादा सस्ती होती है, क्योंकि उनका ये 20 साल का टेन्योर ऑलरेडी खत्म हो चुका है। अब हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री ने तो ऑलरेडी सर्कुलर से कहा ही है कि डॉक्टर को जितना हो सके उतना जेनेरिक दवाइयाँ ही लिखनी है। लेकिन इन डॉक्टर्स का बाहर बैठे मेडिकल वाले के साथ ऑलरेडी टाई अप हो रखा है कि मैं यहाँ से ब्रांडेड और महंगी दवाइयाँ लिख के दूंगा और कमाई को आधा आधा बांट लेंगे, या फिर हर एक मेडिसिन की बिक्री पर कमीशन सेट कर दिया जाता है। अब डॉक्टर आपसे तो पैसा लेगा ही चेकअप का, लेकिन आपकी जो दवाई लिख के दी है उसमें से भी उसका कमीशन जाएगा।
प्लस डॉक्टर के द्वारा जो जो टेस्ट करने के लिए आपको बोले जाते हैं उनमें भी डॉक्टर का कमीशन सेट होता है। और आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा कि जो दवाई आपको डॉक्टर ने लिख के दी है वो आपको सीधा उसी हॉस्पिटल के मेडिकल से जाके लेनी पड़ती है। अब टेक्निकली अगर देखा जाए तो कोई भी पेशेंट इंडिपेंडेंट है कि वो कहीं से भी दवाई ले सकता है, लेकिन डॉक्टर का फायदा तो उसी मेडिकल से होगा क्योंकि वहीं पे कमीशन सेट है। अब यहाँ पे स्कैम का दूसरा एंगल ये है कि जब हॉस्पिटल की कोई भी कंपनी के साथ डील होती है दवाई को लेने के लिए, तो हॉस्पिटल डील ही ऐसी बनाता है कि जो दवाई 1 रुपए की आ रही है उसका मैं 1 लाख का लोड ले लूंगा, लेकिन उस पर बस मुझे 10 रुपए की MRP छाप के दे दो। अब इंडिया का कोई भी रूल इसको ये काम करने से रोक नहीं सकता और इस चीज को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। जब आपको कोई डॉक्टर दवाई लिख के दे तो वही दवाई हॉस्पिटल के अंदर वाले मेडिकल में अलग प्राइस में और वही दवाई हॉस्पिटल के बाहर वाले मेडिकल में अलग प्राइस में मिलेगी। और जो बाहर मेडिकल वाला है वो ये बात तो आपको बोलेगा ही कि भैया इस कंपनी की तो दवाई नहीं है मेरे पास, क्या दूसरी कंपनी की यही वाली दे दूं? अब क्योंकि दवाई सेम ही होती है तो आप उसको बोलोगे कि भैया दे दो। देखो हर कुछ साल में हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से एक लिस्ट आती है, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन करके, जिसमें हर दवाई की प्राइस को फिक्स कर दिया जाता है, जिसके कारण वो एक लिमिट से ज्यादा महंगी ना बिक पाए मार्केट में। लेकिन हॉस्पिटल वालों ने इसका भी तोड़ निकाल लिया है, वो दवाई ही ऐसे लिख के देते हैं आपको जो इस लिस्ट में ना हो। और इन दवाइयों को बनाने वाली कंपनी भी अपना थोड़ा दिमाग लगा ही देती है, वो हर एक दवाई में कुछ ना कुछ नया एलिमेंट ऐड कर देती है ताकि वो प्राइस कंट्रोल की लिस्ट में ना आए। और अगर प्राइस कंट्रोल वाली लिस्ट में मैच नहीं हो रही है दवाई तो वो अपने हिसाब से बेच सकते हैं कोई भी प्राइस पे, और इसी कारण से ये लोग अपने मनचाहे भाव पे दवाई को बेचते हैं। एक नॉर्मल मार्केट में कंपटीशन के कारण चीजों का भाव कम होता है और एक बेस लाइन पे आता है, लेकिन दवाइयों के मामलों में ये ठीक उल्टा है। यहाँ पे ज्यादा महंगी यानी ज्यादा अच्छी दवाई मानी जाती है। एक प्राइवेट हॉस्पिटल की ICU की कॉस्ट 30,000 रुपए के करीब आती है, लेकिन वही गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अराउंड 1500 रुपए पड़ती है। और यही कारण है कि इंडिया में कोई प्राइवेट हॉस्पिटल तो अफोर्ड ही नहीं कर सकता, क्योंकि अगर आप लोग इंडिया में रहने वाले आम आदमी की GDP पर कैपिटा इनकम देखोगे तो बस 19,570 रुपए है। यानी उसकी पूरी लाइफ में अगर उसको कोई बड़ी बीमारी हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी की कमाई खत्म। और पता नहीं उस आदमी ने क्या क्या सपने देख के रखे होंगे उस पैसों को जोड़ने में, और अब वो सारा का सारा पैसा जाएगा हॉस्पिटल में उसके इलाज में। अगला स्कैम आता है फेक बिलिंग स्कैम। तो देखो जब भी हॉस्पिटल में किसी पेशेंट को एडमिट किया जाता है तो ये लोग तुरंत ही आपके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट हाजिर कर देते हैं। ब्लड टेस्ट, CT स्कैन, यूरिन टेस्ट, चाहे पेशेंट को सिर्फ सर दर्द क्यों ना हो या फिर हल्का सा बुखार ही क्यों ना हो, सारे के सारे टेस्ट करवा लेते हैं। अरे भाई जब जरूरत ही नहीं है तो क्यों गरीब का पैसा लूट रहे हो? और दोस्तों इन बेकार के टेस्ट को बिना कारण क्यों करवाया जा रहा है वो आपको आगे वाले स्कैम में अच्छे से पता चलेगा। अगला आता है सिंक टेस्ट का स्कैम। देखो अगर किसी पेशेंट को वायरल फीवर है तो डॉक्टर सीधा उसको 6 से 7 अलग अलग टेस्ट लिख के दे देते हैं, जैसे कि लीवर फंक्शन टेस्ट, थायराइड टेस्ट, डेंगू का टेस्ट, विटामिन B12 टेस्ट और पता नहीं क्या क्या। आपसे ऐसे ऐसे टेस्ट करवाए जाएंगे जिसका आपकी बीमारी के साथ तो कोई भी लेना देना ही नहीं होगा। और इससे भी बड़ा झटका आपको तब लगेगा जब आपको पता चलेगा कि जो ब्लड आपका लिया गया है टेस्ट करने के लिए वो असल में टेस्ट होने के लिए जाता ही नहीं है। वो सैंपल को सीधा एक वॉश बेसिन में डाल दिया जाता है और फिर आपको एक फेक रिपोर्ट बना के दे दी जाती है। अगला आता है प्रेगनेंसी स्कैम। तो देखो कोई भी वुमन की डिलीवरी को 2 तरीकों से किया जा सकता है, एक है नॉर्मल और दूसरा है C सेक्शन यानी सिजेरियन से। अब सिजेरियन को अगर देखें तो इसमें यूट्रस के ऊपर एक कट लगाकर न्यू बॉर्न को बाहर निकाला जाता है, लेकिन नॉर्मल डिलीवरी में वुमन कुछ इस तरीके से न्यू बॉर्न को वजाइनल ओपनिंग से बाहर निकालती है। लेकिन जनरली अगर देखा जाए तो वजाइनल ओपनिंग इतनी ज्यादा नहीं होती है, इसीलिए वुमन का ब्रेन एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको ऑक्सीटोसिन कहा जाता है। इस ऑक्सीटोसिन का काम होता है लेबर पेन को स्टार्ट करना और सर्विक्स या फिर वजाइनल ओपनिंग को बढ़ाना। अब नॉर्मली ये प्रोसेस 12 से लेकर 24 घंटे तक की हो सकती है, लेकिन हॉस्पिटल में ऑक्सीटोसिन का इंजेक्शन जिसे पिटोचिन भी कहा जाता है वो सीधा दे दिया जाता है, जिससे इजीली पुश मिलता है लेकिन पूरी बॉडी में पेन होने लगता है। एंड देखो स्ट्रॉन्ग पेन और कॉम्प्लिकेशन से मदर को सिजेरियन के लिए मेंटली रेडी करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। एंड फैक्ट की बात तो ये है कि इस इंजेक्शन के कारण न्यू बॉर्न को ऑक्सीजन बहुत ही कम मात्रा में मिलती है, जिसके कारण इमरजेंसी सिजेरियन की नीड बहुत ही ज्यादा बढ़ जाती है। अब अगर नॉर्मल केस हो तो एक ही दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है, लेकिन बहुत ही कम खर्चा आता है। बट अगर केस सिजेरियन का हो तो 2 से 3 दिन तक एडमिट रखना पड़ता है, जिसमें प्राइवेट हॉस्पिटल को सिजेरियन का 60,000 से लेकर 2 लाख तक का इनकम होता है। और देखो सिजेरियन के लिए कन्विंस करने के लिए इनके पास मल्टीपल रीजंस होते हैं कि आप काफी वीक हो, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी, या बच्चे ने पोटी कर दिया तुरंत ही ऑपरेशन करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे कि बच्चा बहुत ही बड़ा है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि पहला अगर ऑपरेशन से हुआ था तो दूसरा भी ऑपरेशन से ही करना पड़ेगा, या फिर बोलेंगे कि आपका बच्चा कुछ इस तरीके से एम्बेलिकल कॉर्ड में फंस गया है। और इसी के जैसे कई सारे वाहनों की लिस्ट इनके पास ऑलरेडी पड़ी रहती है। और फैक्ट की बात तो ये है कि डिसीजन लेने का असल में टाइम ही नहीं होता, क्योंकि हर बार एंड मोमेंट पे ही डिसाइड होता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या फिर सिजेरियन होगी। और ऐसी कंडीशन में डॉक्टर की हाँ में हाँ लोग मिला ही लेते हैं, क्योंकि कुछ भी सोचने का या फिर दूसरों के पास से एडवाइस लेने का आपके पास टाइम ही नहीं होगा। आज गवर्नमेंट हॉस्पिटल में होने वाली टोटल डिलीवरी में से 12% डिलीवरी सिजेरियन से होती है, जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल में यही रेशियो 49% का है।
यानी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हर 100 में से 12 डिलीवरी सीजेरियन से होती है, लेकिन यही अगर प्राइवेट हॉस्पिटल में देखा जाए तो हर 100 में से 49 डिलीवरी सीजेरियन से होती है। अब इन लोगों के पास पता नहीं कौन सी आधुनिक शक्ति है कि प्राइवेट हॉस्पिटल में होने वाली हर दूसरी डिलीवरी सीजेरियन से हो रही है, जबकि WHO के हिसाब से नॉर्मली सीजेरियन का रेशियो 10 से लेकर 15% के बीच में ही होता है। और ये प्राइवेट हॉस्पिटल वाले अपना पैसा बनाने के लिए हर एक लड़की को सीजेरियन के नर्क में धकेल देते हैं। और देखो, ऐसा नहीं है कि हर केस में डॉक्टर झूठ ही बोलते हैं, कोई केस में वो सच भी बोल सकते हैं और कोई केस सच में सीजेरियन के भी हो सकते हैं। अगला आता है टारगेट स्कैम। आज के दिन हर एक बड़े हॉस्पिटल में डॉक्टर को टारगेट दिए जाते हैं, जैसे कि 1000 पेशेंट तो देखने ही है कैसे भी करके, जो कि एक दिन के 33 होते हैं। और आज हर एक हॉस्पिटल अपने आप में ही एक पूरा का पूरा बिजनेस है और हर एक हॉस्पिटल में टारगेट के हिसाब से ही डॉक्टर की वैल्यू डिसाइड होती है। नए डॉक्टर को 1 लाख से लेकर सीनियर डॉक्टर को 1 करोड़ तक की सैलरी दी जाती है और ये सैलरी एक्सपीरियंस के बेसिस पे कम और टारगेट अचीव करने के बेसिस पे ज़्यादा डिसाइड होती है। यानी अगर कोई डॉक्टर अपने टारगेट से 2 गुना पेशेंट ला के देता है तो उसकी सैलरी अपने आप बढ़ जाती है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि टारगेट अचीव करने के लिए लोगों को फंसाना पड़ता है। और अगला स्कैम आता है कीपिंग डेड पेशेंट अलाइव। गब्बर जैसी मूवी में इसको और भी विस्तार से समझाया गया है, जहाँ पे गरीबों के पास से अर्जेंट सर्जरी के नाम पे लाखों रुपये ऐंठ लिए जाते हैं। इस मूवी में बहुत ही अच्छी तरीके से दिखाया जाता है कि कैसे एक पेशेंट को वेंटिलेटर पर रखा जाता है, सिर्फ इसीलिए ताकि हॉस्पिटल उसके परिवार के पास से ICU चार्जेस, वेंटिलेटर रेंट, इंजेक्शंस और टेस्ट के नाम पे लाखों रुपये वसूल कर सके। इस टाइप के स्कैम में पेशेंट के मरने के बावजूद भी उसको ICU में एडमिट दिखाया जाता है और डेथ को छुपाया जाता है। वेंटिलेटर, मॉनिटर्स और ड्रिप्स को मैनिपुलेट करके चालू रखा जाता है ताकि बाहर से देखने पे लगे कि ये पेशेंट जिंदा है अभी। और हर दिन का 50,000 से लेके 1 लाख तक का बिल बना दिया जाता है, जबकि पेशेंट की तो सांस भी नहीं चल रही होती है। यानी पेशेंट की सांस चले या ना चले, इनकी बिलिंग चलनी चाहिए। पूरे खेल के खत्म होने के बाद डेथ के बारे में 2 से 3 दिन बाद इन्फॉर्म किया जाता है और बॉडी को भी तभी हैंड ओवर किया जाता है जब पेशेंट का पूरा बिल भरा जा चुका हो। यानी दरिंदगी की हर एक हद को इन लोगों ने पार कर दिया है। और देखा जाए तो नीट जैसे एग्जाम के फ्रॉड के कारण अब डॉक्टर पे भी भरोसा नहीं होता। पता नहीं कौन कैसे डॉक्टर बन गया होगा। आज के दिन इंडिया में जो भी डॉक्टर ग्रेजुएट हो रहे हैं वो आधे से ज्यादा तो गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएट हो रहे हैं। यानी वो लोग पब्लिक के भरे हुए टैक्स के पैसों से ही डॉक्टर बने हैं। और देखा जाए तो एम्स जैसे इंस्टीट्यूट हर साल एक स्टूडेंट पे 1.7 करोड़ रुपए लगाते हैं ताकि वो एक MBBS डॉक्टर बन पाए, जबकि वो स्टूडेंट बस 850 रुपये ही भर रहा होता है। और जब इन डॉक्टर के फ्यूचर को देखोगे तो इनमें से 53% तो विदेश चले जाते हैं। यानी पढ़ना है मुफ्त में टैक्स के पैसों पे और मौज मारनी है विदेश में। देखो, मेरी इस कैलकुलेशन को समझो आराम से। अगर एक डॉक्टर कम से कम 100 रुपये एक पेशेंट को देखने का लेता है और अगर दिन के बस 30 पेशेंट ही आ जाए तो महीने के 90,000 आराम से कमा सकता है। और 30 पेशेंट तो कैसे भी करके आ ही जाते हैं डॉक्टर के पास। और हमने तो यहाँ पे बस 100 रुपये को लेके गिनती की है, जबकि देखा जाए तो हर एक डॉक्टर ऑन एन एवरेज इंडिया में पर पेशेंट 200 से लेकर 500 रुपये तक चार्ज करता है। अब ये तो हो गई स्कैम की बात है, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार कैसे एक आम आदमी इन सब स्कैम से बच सकता है। तो जब भी आप हॉस्पिटल में जाओ तो मेरी बताई इन सब बातों का आपको हमेशा ध्यान रखना है। हमेशा हॉस्पिटल में बिल्स को ध्यान से चेक करो और अगर लगता है कि कुछ गलत हो रहा है तो तुरंत ही अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। कोई भी हॉस्पिटल में जाने से पहले उसका बैकग्राउंड चेक जरूर करें, स्पेशली जब क्लिनिकल ट्रायल्स यानी दवाई की रिसर्च या फिर मेजर सर्जरी हो। जब भी हॉस्पिटल में इंश्योरेंस के बारे में पूछा जाए तो हमेशा मना कर दो और तब तक मत बताओ जब तक आपका इलाज सही से ना हो जाए। अपने किसी जान पहचान वाले डॉक्टर से हमेशा राय लो और उससे हर एक मेडिसिन को वेरीफाई करो। और जब आपका पूरा इलाज हो जाए तो हॉस्पिटल के बिल को लो और उसे अच्छे से चेक करो कि कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं की जा रही है। और देखो कि कोई चीज़ ओवर प्राइस ना हो। दिए गए बिल को अच्छे तरीके से जानो और जो सर्विस आपने ना ली हो और ऐड कर दी गई हो उसे हटाने के लिए बोलो। और ट्राई करो कि यंग डॉक्टर के पास जितना हो सके उतना कम जाओ, क्योंकि उनके ऊपर काफ़ी सारे डॉक्टर होते हैं जिन्होंने मंथली टारगेट्स बना के रखे होते हैं। प्लस इनके ऊपर एजुकेशन लोन भी होता है जिसके कारण वो ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं। कोई भी हॉस्पिटल में जाने से पहले बैकग्राउंड चेकअप जरूर करो और ऑनलाइन रिव्यूज़ को पढ़ो जहाँ पे पेशेंट ने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया होगा। और इंश्योरेंस कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन को अच्छे से समझ के ही साइन करो। और हॉस्पिटल में पेमेंट देने के बाद हर एक पेमेंट की रिसिप्ट जरूर लो। और ये कोई भी चीज़ आप भूल ना जाओ, इसलिए इस वीडियो को सेव जरूर कर लेना ताकि ज़रूरत के समय पे आपके पास ये वीडियो हो। तो मोरल ऑफ द डिस्कशन ये है कि सारे डॉक्टर स्कैमर्स नहीं होते और ना तो मेरी किसी से दुश्मनी है, क्योंकि कुछ डॉक्टर तो ऐसे भी है जो मुफ्त में गरीब लोगों का इलाज करते हैं। लेकिन थोड़े से डॉक्टरों के कारण पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो रहा है। आज पूरी की पूरी मीडिया बिकी हुई है, देश के मेन टॉपिक पे कोई बात ही नहीं करता और इसीलिए लोगों में ऐसी चीज़ों के बारे में अवेयरनेस नहीं है। और अगर आपको सच में इस वीडियो से वैल्यू मिली हो तो इस वीडियो को अपने घर वालों और अपने फैमिली ग्रुप में भेज दो, क्योंकि गुड मॉर्निंग और गुड इवनिंग के मैसेज से कोई फायदा नहीं है। लेकिन अगर ऐसे वीडियो भेजोगे तो लोगों में इन्फॉर्मेशन और अवेयरनेस बढ़ेगी। और अगर इस वीडियो से एक भी इंसान की मदद हो जाती है तो मेरी इस पूरी वीडियो को बनाने की मेहनत वसूल है।
दोस्तों इस वीडियो की डिटेल एनालिसिस के थ्रू हमें ये तो पता चल गया कि इंडिया की हेल्थ केयर सिस्टम में बहुत सारे सिस्टमेटिक प्रॉब्लम्स है। आज के दिन इंडिया में 55% हार्ट सर्जरी, 48% यूट्रस सर्जरी, 47% कैंसर सर्जरी, 48% नी रिप्लेसमेंट सर्जरी और 45% सिजेरियन सर्जरी को कम्प्लीटली बिना जरूरत के बस पैसे कमाने के लिए ही किया जा रहा है। देखो मुझे नहीं पता कि इस वीडियो का क्या रिस्पॉन्स आएगा, क्योंकि मैंने इस वीडियो में एक पूरे सिस्टम को एक्सपोज किया है। तो ये वीडियो रहेगी या नहीं रहेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर आप एक डॉक्टर या फिर नर्स हो तो आपने ये सब स्कैम होते हुए अपनी आंखों से देखा ही होगा, तो कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताना, ताकि पब्लिक को सच के बारे में पता चल सके। और हर साल 98,000 से भी ज़्यादा लोग मेडिकल नेग्लिजेंस के कारण मारे जाते हैं, और ये तो वो केसेज है जो बस डॉक्यूमेंटेड है। तो दोस्तों इस वीडियो को जितना हो सके उतना ज़्यादा शेयर करो, ताकि लोगों को असल हालत के बारे में पता चले और लोग अवेयर हो, क्योंकि आपके सपोर्ट से ही हम लोग ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में अवेयरनेस ला सकते हैं। और ये मेरी इस चैनल की पहली वीडियो है, तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको ये पहली वीडियो कैसी लगी। और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और एजुकेशनल वीडियो के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।